हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल, जहां पर हम पढ़ रहे हैं राजस्व या लोकवित्त के बारे में। राजस्व लोकवित्त का यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 9 है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं करारोपण के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, करारोपण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कर क्या होता है ना, कर एक अनिवार्य भुगतान होता है जनता द्वारा सरकार को, जिसका प्रयोग सरकार सार्वजनिक हित में राज्य के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन सरकार जब करारोपण करती है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ध्यान में ये रखना होता है कि करारोपण किस आधार पर हो। मतलब करारोपण के आधार का होना जरूरी है। आधार का मतलब ये होता है उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से हो, कर कितना लगाया जाए, क्योंकि कर इस प्रकार से लगाना चाहिए, कर की नीति ऐसी बनाई जानी चाहिए कि कर देने वाले के ऊपर अधिक बोझ ना हो और वो मन से स्वेच्छा से कर देने के लिए तैयार हो। लेकिन क्योंकि सरकार अगर बहुत ज़्यादा कर लगा देंगी तो टैक्स कर की चोरी हो, क्योंकि लोग टैक्स देना नहीं चाहेंगे, कुछ लोग टैक्स देंगे। ज़बरदस्ती वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से नीति नहीं होनी चाहिए कि जनता को लगे कि सरकार तो केवल हमसे हमारे आय को छीन रही है। इसलिए सिद्धांतों का पालन होना जरूरी है। सिद्धांतों को जानना जरूरी है कि किस सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किन सिद्धांतों के आधार पर करारोपण यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी तैयार की जाती है। पूरी वीडियो में हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेसिक सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कर के बारे में दोबारा बता दूँ कर क्या था। अभी जैसे कि मैंने बताया, कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसे हर नागरिक को चुकाना होता है। हर एक नागरिक अपने करों को चुकाता है जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है। अब कर कितने प्रकार का होता है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 2 प्रकार के कर है। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसके ऊपर लगाया जाता है वो खुद पे करता है। एक होता है कि कर सरकार के द्वारा लगाया जाता है किसी और पर और पे कोई और करता है, इसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन कर चुकाने से लोगों को त्याग करना पड़ता है। कर के लिए लोगों को त्याग करना पड़ता है। मतलब क्यों? क्योंकि लोग अपनी आय का एक भाग कर के रूप में चुकाते हैं। अपनी आय को जो उन्होंने कमाया वो दे रहे हैं, तो भाई त्याग हुआ ही है ना। तो अगर वो त्याग होता है तो उनकी बचतों में कमी होती है, जबकि सरकार को आय प्राप्त होती है। कर सरकार को आय के साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि कर इसलिए भी लिया जाता है ताकि आर्थिक क्रिया को संपन्न किया जाए और समाज में आय में समानता लाई जा सके। इसका मतलब करों के संकलन में करों के पीछे कई सारे उद्देश्य काम करते हैं। तो सरकार की इसी कर लगाने की विभिन्न प्रणाली को करारोपण यानी कि टैक्सेशन के नाम से जानते। करारोपण यानी कि टैक्सेशन, राइट। अब यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू या भी सरकार के थ्रू ये जो टैक्सेशन किया जाता है, करारोपण किया जाता है, आखिर किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। क्योंकि कोई भी राज्य, कोई भी सरकार अपने मनमाने तरीके से टैक्स वसूल नहीं सकती। सरकार के टैक्स लगाने के पीछे बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं। भारत में जो टैक्स नीति है, भारत सरकार जो टैक्स नीति है, लगभग सारे प्रमुख सिद्धांतों को पालन करती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कर नीति की कई सारी समस्याएं हैं। भारत के बहुत सारे लोग जो एक्चुअली में कर के दायरे में आते हैं वो कर नहीं चुकाते हैं। उसको कर चोरी करना कहते हैं और उनके आय को काला धन कहा जाता है, ब्लैक मनी। क्योंकि ब्लैक मनी वो होता है जो बिना टैक्स चुकाए ही लोग अपने पास रखते हैं, कि लोग जो अपनी आय को छिपाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं टैक्स पॉलिसी में ही कोई ना कोई खामी है। तो यूँ कहें कि यदि कोई राज्य अपनी जनता से कर वसूल करता है तो वो किसी सिद्धांत के आधार पर ही आधारित होता है, ताकि सरकार को आसानी से टैक्स मिले और विभिन्न समस्याएं जो उत्पन्न होती है उन समस्याओं से बचाया जा सके, उन समस्याओं को पहले ही निवारण कर सके। पहले ही सोच ले कि अगर हम इतना % का टैक्स लेंगे तो उसके पीछे एक्चुअली में वजह क्या है। मतलब जैसे करों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम जो टैक्स ले रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या होना चाहिए, किस प्रकार का कर लगाया जाना चाहिए, विभिन्न वर्गों के बीच में करों को किस प्रकार से बांटना चाहिए, किन से कितना टैक्स लिया जाना चाहिए, क्या सबसे एक समान टैक्स वसूला जाए या आय के आधार पर अलग अलग टैक्स लगाया जाए, या वस्तु और सेवाओं को एक टैक्स लगाया जाए, या अलग अलग तरीके। हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है। तो इसी को ही सोचने को ही सिद्धांत कहते हैं, कि सिद्धांतों के आधार पर किया गया निर्णय
हमेशा हित में होता है, कारगर होता है और एक अच्छी टैक्स नीति अपनाई जाती है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक सरकार को करारोपण के सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। सरकार कर लगाने की मूल बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि करदाताओं को न्यूनतम सामूहिक त्याग के लिए बाध्य होना पड़े। न्यूनतम सामूहिक त्याग का मतलब होता है कि टैक्स लोगों की आय पर लगाया जाए और लोगों की आय का एक न्यूनतम भाग होना चाहिए, ज़्यादा अधिकतम नहीं। आप इतना टैक्स लगाइए, उनको लगे अरे इतना आय से हमने दे दिया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए लिखा हो गया बाध्य होना पड़े। मतलब आप टैक्स लगाओ, एक ऐसी नीति बनाओ ताकि लोग मन से टैक्स देने के लिए तैयार हो, टैक्स की चोरी ना करें। नेक्स्ट है एडम स्मिथ के करारोपण का सिद्धांत। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अपनी जो बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसी बुक के बाद ही एडम स्मिथ को जो है क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना। उन्होंने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र में धन के बारे में बताया, और जब धन आता है, धन से सबसे प्रमुख चीज़ आती है टैक्स, कर। सरकार की कर नीति कैसी होनी चाहिए, सरकार को किस प्रकार से टैक्स लिया जाना चाहिए, सरकार की टैक्स नीति के पीछे कौन के प्रमुख सिद्धांत यानी कि कैनन्स काम करते हैं। तो उन्होंने अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताया, जिनमें सबसे पहला जो सिद्धांत था वो है समानता का सिद्धांत, दैट इज कैनन ऑफ इक्विटी, कि जो टैक्स लगाया जाए वो समान रूप से सभी नागरिकों के ऊपर जो उस टैक्स देने के योग्य हो, सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, समानता का सिद्धांत ये नहीं बताता है कि हर टैक्स 1000 रुपये सबसे लिया जाए, यानी कि जिसकी इनकम 10,000 है वो भी 1000 रुपये देगा, जिसकी इनकम 10 लाख है वो भी 1 रुपये देगा, ऐसा नहीं है। समानता का सिद्धांत ये बताता है लोगों की आय के आधार पर टैक्स लगाना, लोगों की आय के आधार पर, यानी कि जो जितना इनकम कर रहा है, तो आप समानता का मतलब होता है 10% का टैक्स लगाओ आय के आधार पर, जितनी ज़्यादा इनकम टैक्स, उसके अलावा टैक्स आय के आधार पर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि समानता है। इसका है समानता के सिद्धांत के अनुसार करारोपण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति के कर समान भार, मतलब हर व्यक्ति की योग्यता अनुसार उनके ऊपर कर का एक समान भार पड़ना चाहिए। इसके बारे में एडम स्मिथ ने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य के नागरिकों को अपनी सरकार की सहायता के लिए जहां तक संभव हो सके अपनी सापेक्षिक योग्यता, यानी कि सापेक्षिक योग्यता का मतलब होता है जितनी उसकी आय है, अपनी आय के आधार पर, अपनी आय के आधार पर लिखा हुआ आय के अनुपात में जो भी वो संरक्षण, जो भी सरकार की योजनाओं का लाभ हो रहा है, आय के आधार पर टैक्स सरकार को चुकाना चाहिए। यह है समानता का सिद्धांत जो कि एडम स्मिथ ने कहा था। इसका मतलब होता है हर एक व्यक्ति को अपनी आय का एक निश्चित भाग टैक्स के रूप में चुकाना चाहिए, और ये सरकार तय करेगी कि आप कितना टैक्स दोगे, जो कि आपके आय के आधार पर है। इस प्रकार से हर व्यक्ति स्वेच्छा से कर देने के लिए तैयार हो जाएगा, न्यून मतलब कम आय वाला भी और ज़्यादा आय वाला। लेकिन सरकार कह दे कि नहीं आपको टैक्स देना है, जैसे पुराने ज़माने में होता था। पुराने ज़माने में सरकार के टाइम तो जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले टैक्स नीति सही थी, वहाँ पर भी सही तरीके से टैक्स लिया जाता, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद सारा कॉन्सेप्ट ही ख़राब, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन काम था इनकम बढ़ाना, जमींदार बना दिया। अंग्रेज़ों ने कहा जमींदारों से भाई हमें 10% टैक्स देना, तुम भले कितना ले लो, जमींदार मनमर्जी टैक्स लेते थे, वहीं से सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेज़ों के कुछ जो है उनके ही चमचे बैठे थे, उन्होंने टैक्स के बारे में कोई विशेष सुधार नहीं, लेकिन बाद में टैक्स में काफ़ी सुधार हुआ और अलग अलग सिद्धांतों का भारत में पालन किया गया। आज काफ़ी हद तक सही टैक्स प्रणाली है, तो वो सिद्धांतों के पालन होने से होता है। जहाँ पर सिद्धांत नहीं होता है वो वैसे भी अन्यायपूर्ण हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखना। अब दूसरा सिद्धांत उन्होंने कहा कि निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, मतलब एक अच्छी कार्यप्रणाली में कर की राशि चुकाने की रीति तथा समय निश्चित होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, टैक्स कब देना है और टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, इस बात को पहले से ही निर्धारित कर दिया ताकि लोगों को कोई कन्फ्यूजन, जैसे भारत में कहा जाता है ठीक है ना, जुलाई के टाइम में
टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। निश्चित टाइम में हर साल इस टाइम लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा। अब लोग अपनी आय का कितना प्रतिशत टैक्स करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसमें से क्या क्या माइनस होगा, किस तरह की इनकम को ऐड करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा फुल फॉर्मेट बना हुआ होना चाहिए, पहले से ही निश्चित होना चाहिए, ताकि नागरिकों को टैक्स के समायोजन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। यही होता है निश्चितता का सिद्धांत। मतलब एडम स्मिथ ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, प्रत्येक व्यक्ति जिसे कर अदायगी करनी है, मतलब जो कर चुकाना चाहता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, एक सैलरी पेड बंदा हो, कोई भी हो जिसको टैक्स चुकाना है, उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए, ऐच्छिक नहीं होनी चाहिए। पहले से उसे पता होना चाहिए कि मुझे मेरी इनकम का इतना टैक्स देना है। ये नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी वो दे दो, तो कोई टैक्स देगा ही नहीं भैया। टैक्स निश्चित होना चाहिए, कर की अदायगी का समय निश्चित होना चाहिए, अदायगी की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, रीति निश्चित होनी चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कब कितना और कैसे देना है। यदि कराधान में अनिश्चितता है तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला दोनों ही करप्शन में लिप्त हो जाए। टैक्स देने वाला सोचेगा मैं टैक्स कम से कम दूँ, सही है, टैक्स लेने वाला को मैं जितना टैक्स वसूल सकूँ। ऐसे में समाज में एक तरीके का करप्शन शुरू हो जाएगा। पेयर और पेई दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में जमींदारी सिस्टम चलता था, खेती करने वाले और उसके जो मालिक जमींदार, दोनों के बीच में हमेशा ईंट पत्थर चलते रहते थे, दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे। ये सिस्टम आ जाता है तो यहाँ पर सिद्धांत का होना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट है सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। मतलब आप करों को इस प्रकार से बनाइए ताकि लोगों को देने में सुविधा हो, लोग अपनी सुविधानुसार पे कर सके। मतलब करारोपण की सुविधा का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को के द्वारा एक ऐसे समय में ऐसे स्थान पर वसूल किया जाना चाहिए जहां करदाता को अधिक सुविधा हो। मतलब इस प्रकार से इस तरीके से टैक्स वसूल किया जाए, देने वाले को सुविधा हो। मतलब वो किसी तरीके से जो है अपने अंदर ये फील ना करे यार उससे क्यों लिया जा रहा है, अभी क्यों लिया जा रहा है, यही समय क्यों है टैक्स लेने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनकी सुविधा अनुसार, क्योंकि टैक्स देने वाला तब तक टैक्स देता रहेगा जब तक उसको कोई परेशानी ना हो। एडम स्मिथ ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि प्रत्येक कर ऐसे समय अथवा इस प्रकार के तरीके से लगाया जाना चाहिए ताकि करदाता को कर की अदायगी करने में अधिक सुविधा हो। कन्वीनियंस जरूरी है। आपका सिस्टम सही होना चाहिए, आपके तरीके सही होने चाहिए, आपका टाइम सही होना चाहिए, ताकि टैक्स देने वाला इच्छा अनुसार अपने मन से कहे कि ना भैया ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरीके के सिस्टम बनाया जाता है तो आराम से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे, मन से देंगे, आगे बढ़ के देंगे। ऐसे में सरकार की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ता चले जाएगा। अर्थात कर के लिए, कर्ज चुकाने के लिए अनुकूल परिस्थिति का होना आवश्यक है, जिससे कर चुकाने में उसे अधिक से अधिक सुविधा हो। मतलब टैक्स का फॉर्म सिंपल होना चाहिए, समय ऐसा होना चाहिए कि टैक्स दे सके, तरीके ऐसे होने चाहिए कि टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सके। हर एक चीज़ में करदाता के लिए सुविधा होनी चाहिए। मितव्ययिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। मितव्ययिता क्या होता है? मितव्ययिता का मतलब टैक्स के कलेक्शन में और टैक्स के पेमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे फालतू का प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि इसके बाद ये करो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टैक्स का फॉर्म फिल करने में प्रोसेस होती है, इसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, ये फॉर्म करो, वो फॉर्म करो, ये फ़ोटो लगाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये डॉक्यूमेंट, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पुराने समय में कागज़ों में टैक्स वगैरह कैलकुलेशन फॉर्म बड़ा लंबा प्रोसेस था, लोगों को परेशानी। ऐसे पुराने समय में आपने देखा होगा स्मगलिंग, कालाबाजारी, ब्लैकमेल वगैरह, मतलब ब्लैक मनी वगैरह बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के टाइम में टैक्स पे करना ईजी है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू इजी वे में टैक्स फिल किया जा सकता है, कैलकुलेशन ईजी होता है, लगभग लोगों को पता होता है कैसे कितना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? मितव्ययिता। क्यों? खर्चा कम होता है टैक्स। तो लिखिए, एडम स्मिथ ने करों को एकत्रित करने में मितव्ययिता पर अधिक जोर दिया। प्रत्येक कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों से जितना कर वसूल किया जाए उतना ही सरकार के खजाने में
पहुंचना चाहिए। मतलब ऐसे खर्चे नहीं होने चाहिए कि लोग तो 1,000 रुपये टैक्स कर रहे हैं लेकिन घट बिट के सरकार को केवल 900 रुपये मिल रहा है। 100 रुपये कहाँ गए? कहेंगे 100 रुपये तो टैक्स के कलेक्शन में खर्चा हो गया। भाई क्यों खर्चा हो गया? आप ऐसी नीति बनाओ ना कि 100 रुपये गवर्नमेंट के पास जाए, खर्चा ना हो, इजी वे में होना चाहिए। जैसे आजकल ऑनलाइन होता है, तुरंत करते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तुरंत गवर्नमेंट के खाते में चला जाए, बात खत्म। तो ऐसा होना चाहिए, कम से कम व्यय होना चाहिए ताकि टैक्स का भाग देश के हित में हो सके, फालतू में खर्च ना हो। एडम स्मिथ के अनुसार उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया अपने मितव्ययिता के सिद्धांत में कि प्रत्येक कर इस प्रकार लगाना चाहिए कि लोगों की जेबों से सरकारी खजाने में जो बारी रकम के अतिरिक्त कम से कम निकाला जाए। मतलब सरकार के लोगों से जेबों से जो पैसा निकल के आ रहा है वो सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए, वहाँ से कम खर्चा होना चाहिए, क्योंकि खर्चा तो होगा। जैसे टैक्स अधिकारियों का पेमेंट हो गया, डेटा रख रखाव का खर्चा हो गया, बिल्डिंग का किराया, आने जाने का खर्चा, तमाम चीज़ें होती हैं, वो खर्चा होगा, लेकिन वो कम से कम होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? कम से कम, न्यूनतम, फालतू के खर्चे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे, एडम स्मिथ ने करारोपण के सिद्धांतों के अलावा बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री भी हुए हैं। देखिए एडम स्मिथ के सिद्धांत हमने देखा बहुत ही इजी वे में, ठीक है ना। उन्होंने बहुत साधारण सिद्धांत बताया जिसको पालन करना आवश्यक होता ताकि लोग अच्छा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दूसरे अर्थशास्त्री भी हुए हैं जिन्होंने करारोपण से रिलेटेड अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। वो सिद्धांत कौन से हैं वो ज़रूरी है बहुत जानना, ठीक है। अब उन सबसे पहला जो सिद्धांत आया है करारोपण का वो है वेस्टिबिल का। वेस्टिबिल ने इन्होंने राजस्व से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, राजस्व का अर्थ बताया है, लोक वित्त के उद्देश्यों के बारे में इन्होंने राजस्व से रिलेटेड काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी योगदान रहा है। तो इन्होंने उत्पादकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने जो करारोपण के लिए सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं उत्पादकता का सिद्धांत, ठीक है। अब इस सिद्धांत में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनके अनुसार कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे देश का उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। मतलब क्या होता? आप लोगों से टैक्स लो, सरकार का कर्तव्य है, सरकार चलाने के लिए टैक्स चाहिए, सरकार को अधिक से आय चाहिए, लेकिन टैक्स इस तरीके से ना वसूल किया जाए ताकि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़े, क्योंकि उत्पादन से ही आय बढ़ेगी, आय से व्यय होगा और उसके बाद पुनः उत्पादन होगा। और इसी बीच में सरकार टैक्स लेना है, सरकार के द्वारा दूसरे कार्य करना है। मतलब कर लगाने से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हम सबको पता है। क्योंकि अगर कोई 1 लाख रुपए कमाता है और उसके ऊपर अगर 10% का टैक्स लगता है, इसका मतलब होता है 10,000 यहाँ से कम हो जाएगा, उसके पास बचेगा 90,000 अपने दूसरे कार्यों के लिए। तो 10,000 तो चला गया ना, वो उत्पादन कार्य में लगा नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार से टैक्स ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली बनाई जानी चाहिए ताकि सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हो और उसका प्रयोग देश के हित के लिए वो करे। तो यहाँ पर उत्पादकता का तात्पर्य क्या होता है करारोपण की दृष्टि से? मतलब मीन क्या है? तात्पर्य यह है कि वर्तमान काल में ही सरकार को पर्याप्त आय प्रवाह होता रहे, बल्कि भविष्य में भी सार्वजनिक आय का प्रवाह बना रहे। मतलब ये नहीं कि सरकार ने केवल आज ही टैक्स लेना है, भाई आज थोड़ा ना टैक्स कि एक बार टैक्स लिया जितना मर्जी दबा के ले लो, नहीं, सरकार को भविष्य में भी टैक्स चाहिए। तो टैक्स इस प्रकार से निर्धारित करो कि भविष्य में टैक्स बढ़े, कम ना हो। अगर आपने आज ही दबा के टैक्स ले लिया तो लोगों के पास उत्पादन के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, तो फ्यूचर में तो वो टैक्स देने से रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी प्रणाली उत्पादकता पर निर्भर होनी चाहिए कि हम ऐसे टैक्स लें, सरकार को ऐसे टैक्स लेने चाहिए ताकि उत्पादकता की मात्रा बढ़ती जाए, और उत्पादकता बढ़ेगी तो भविष्य में टैक्स भी बढ़ेगा। इसके अलावा फिर आता है लोच का सिद्धांत, जहाँ पर लोच का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है। लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना। तो ये है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब क्या होता है? करारोपण इस प्रकार से होना चाहिए कि समय के अनुसार, जैसे समय बदलता चला जाता है, करारोपण की नीति में बदलाव किया जा सके अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस, परिस्थिति के अनुसार। जैसा समय है, कभी कम करना है तो कम कर देंगे। जैसे ज़्यादा महंगाई चल रही है,
लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं, तो उस समय कर को बढ़ाना आवश्यक है ताकि लोगों की मांग कम हो। मंदी है, इनकम नहीं है, प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, तो कर को कम करना पड़ेगा। मतलब सरकार की कर नीति में अपेक्षित बदलाव हो सके, इसी को बोलते हैं किसका, लोच, यानी कि लोच का सिद्धांत। अब समयानुसार करों में सरलता से बदलाव का होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि इससे यह लाभ होता है कि सरकार अपनी आय को आवश्यकता अनुसार एवं समय के अनुसार बढ़ा या घटा सकती है। जब ज़रूरत हो उसी हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात आती है सरलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इजीनेस। सॉरी, यहाँ पर इलास्टिसिटी आ गया दोबारा, ये हो गया इजीनेस। मतलब कर की निर्धारण की प्रणाली सरल होनी चाहिए, आसानी से करदाता की प्रकृति, उद्देश्य, अदायगी का समय, सिद्धांत, कर लगाने के आधार भली भांति करदाता को समझ में आना चाहिए। मतलब टैक्स प्रणाली में, टैक्स के कैलकुलेशन में, टैक्स के भुगतान करने में किसी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का नहीं होना। अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है तो यार इतना फॉर्म भरने हैं, ये करो, वो करो, रजिस्ट्रेशन करो, तमाम ताम झाम अटम सटम देके ना टैक्स देने वाले का मन ही मर जाता है। जब उसका मन मर जाए, वो कह रहा छोड़ो यार टैक्स पास करो, देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ पर सरल इजीनेस होना चाहिए। चीज़ें जितनी इजी और सरल होती हैं ना, उसी हिसाब से टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। एक जटिल तथा स्पष्ट कर प्रणाली सरकार के करदाताओं की मदद के संबंध को बिगाड़ सकती है। स्पष्ट नहीं, सॉरी, अस्पष्ट, ठीक है, और उनमें असंतोष उत्पन्न कर सकती हैं। हमेशा प्रणाली सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि टैक्स देने वाला इजीली टैक्स दे सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है विविधता का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? विविधता का सिद्धांत, कैनन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कैनन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, विविधता का होना चाहिए। मतलब क्या, अगर टैक्स सरकार को आय प्राप्त करनी है तो सरकार केवल एक ही प्रकार के करों पर निर्भर नहीं कर सकती। और ये जो सिद्धांत था आर्मी तेज स्मिथ ने प्रतिपादित किया था, और उन्होंने कहा सरकार को चलाने के लिए आय का होना जरूरी है, लेकिन सरकार अपनी आय के लिए केवल एक ही प्रकार के करों पर निर्भर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से कर लगाने चाहिए। जैसे प्रत्यक्ष कर हो गया, आय कर हो गया, ठीक है ना, आपका इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, उधर आपका जीएसटी हो गया। तमाम प्रकार के अलग अलग कर के करों में विविधता होनी चाहिए। लेकिन विविधता मतलब बहुत ज़्यादा ओवर टैक्स लगा देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मादक चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, विलासिता वाली वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगा दे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है तो करों को कई तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का मिश्रण होना चाहिए, तो ही बोलते इसको विविधता का सिद्धांत। तो ये रहे आपके टैक्स प्रणाली के पर्याप्त सिद्धांत, जिसका पालन करना आवश्यक है। तो ध्यान में रखना है आपको कि आपको इसी से रिलेटेड और भी अधिक वीडियोज जानना है, सारे टॉपिक्स कवर करना है, तो द इकोनॉमिक्स गुरु को सब्सक्राइब करना होगा अभी, और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। कोई भी पर्सनल डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव है तो इंस्टाग्राम में ढाली सर और फेसबुक में नकुल ढाली को ज़रूर फॉलो करिए, मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय।